नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हैकर से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रुप आईबी के मुताबिक देश के सरकारी, वित्तीय और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हैक्टिविस्ट ग्रुप मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश ने 750 से ज्यादा डीडीओएस यानी कि साइबर हमले किए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये मिस्टीरियस टीम कौन सी है नई बांग्लादेश की, ये डीडीओज क्या होते हैं, कौन सा ये हमला होता है, हैक्टिविस्ट ग्रुप के काम करने का तरीका क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, भारत के अलावा किन किन देशों में इनका जाल फैला हुआ है, सभी पहलुओं पर करेंगे चर्चा। और ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर क्यों गंभीरता से सरकार को, एजेंसीज को एक्शन लेना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। देश की सरकारी संस्थानों के वेबसाइट और सर्वरों को मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश के नाम से जाने जाने वाले हैक्टिविस्ट निशाना बना रहे हैं। दरअसल ये खुलासा साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रुप आईबी ने किया है। ग्रुप आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ढाका में बैठे ये हैक्टिविस्ट खासकर देश की प्रशासनिक, वित्तीय और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश ने पिछले 2 से 3 सालों के बीच देश में साइबर क्राइम से जुड़े 750 से अधिक डीडीओएस हमले किए और करीब 78 वेबसाइटों के संचालन को प्रभावित किया। पहले आपको समझाते हैं कि आखिर क्या होते हैं डीडीओएस हमले, जिसे हैक्टिविस्ट हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डीडीओएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये साइबर क्राइम अटैक से जुड़ा वो प्रोग्राम है जिसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिसके जरिए संवेदनशील डेटा युक्त सिस्टम या ऑनलाइन सर्विस को ऑफलाइन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दरअसल डीडीओएस हमलों में इंटरनेट ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया जाता है कि सिस्टम फेल हो जाए। इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए हैक्टिविस्ट अलग अलग आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के हमलों से कई बार कई अहम डेटा भी नष्ट हो जाते हैं। अब समझना होगा कि ऐसे हैकर्स को हैक्टिविस्ट क्यों कहते हैं। दरअसल ये साइबर से जुड़ी सुरक्षा खामियों और कमजोर पासवर्ड के अलावा वर्डप्रेस के कमजोर वर्जन का फायदा उठाते हैं। इन खामियों के जरिए ये पहले छोटे हमलों को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके चलते इनकी ओर लोगों का ध्यान जाता है। लोगों का ध्यान इन पर जाते ही ये हैक्टिविस्ट डेटा में सेंध लगाने के साथ देश में बड़े पैमाने पर धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही तय एजेंडा की तरह दुष्प्रचार यानी प्रायोजित प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। दरअसल इन हैक्टिविस्टों की काम करने की यही मोडस ऑपरेंडी है। माना जाता है कि हैक्टिविस्ट अपने काम को अंजाम देने के लिए रेवन स्टॉर्म टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। यह एक पाइथन आधारित टूल है जिसका उपयोग मल्टी लेयर डीडी, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भारत के साथ इजराइल में भी हैक्टिविस्ट एक्टिव बताए जा रहे हैं। ऐसे में इनसे बचना है तो देश के सरकारी संस्थानों को एक मजबूत साइबर सुरक्षा कवच के साथ इनका मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ अमित दुबे जुड़ रहे हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल त्यागी है हमारे साथ, को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका भी। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये हैक्टिविज्म की परिभाषा, इसकी अवधारणा मैं देख रहा हूं कि ज्यादा पुरानी तो नहीं है लेकिन नई भी नहीं है उतनी। ये किस तरह से फाइनेंशियली मोटिवेटेड थ्रेट एक्टर्स जो हैं उनसे अलग होते हैं और कितना बड़ा ये खतरा है हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को बिगाड़ने के लिए? देखिए दीपक, जहाँ तक इंटरनेशनल अटैक्स की बात है, नॉर्मली एपीटी ग्रुप्स को इसके लिए एट्रीब्यूट किया जाता है, जो एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स होते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में है, इसके अलावा ईरान, टर्की, हर एक देश में कुछ ना कुछ ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं। हैक्टिविस्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि एपीटी ग्रुप रैंसमवेयर अटैक करेगा तो पैसे मांगेगा या निगोशिएशन टेबल पर आएगा। हैक्टिविस्ट का ऐसा कोई मकसद नहीं है। ये लोग एक एजेंडे के तहत चलते हैं, तो इनका मकसद सिर्फ डिसरप्शन है। या तो आपके सिस्टम्स को बंद कर दिया जाए, लॉसेस हो जाएं, बैंक के अंदर क्योस क्रिएट हो जाए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरली लोग टारगेट करते हैं, इसमें एनर्जी सेक्टर है,
बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा प्राइम टारगेट पर रहते हैं। तो इस वजह से ये खतरा ज़्यादा है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से पैसा देकर या करके बच नहीं सकते। ये इस तरह के अटैक के घेरे में भारत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अटैक इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, तो लगातार अटैक बढ़ेंगे और एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी इंडिया में। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए भी है हमारे, कि हम इसके लिए डिफेंसिव सिस्टम तैयार करें, रोकें। ये नॉर्मली डीडोस अटैक ही कर पाते हैं अधिकतर, क्योंकि ये लोग बहुत स्पेसिफाइड टारगेट नहीं करते हैं। ये लोग कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी को भी डिसरप्ट करके इनका काम हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे। डीडोस अटैक इसलिए भी कई बार आसान होता है क्योंकि सिर्फ आपको नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इस तरह की रेज करनी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड हों, अलग अलग सिस्टम से आ रही हैं, और जो सिस्टम की कैपेसिटी है उसको सीज कर देना, तो अपने आप सिस्टम जो हैंग हो जाता है। एंटी डीडोस सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, कई बार इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं कि ट्रैफिक रोके जाएं। गवर्नमेंट जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें कई बार इस तरह के सिस्टम नहीं होते हैं, इस वजह से बड़ी आसानी से डीडोस अटैक का मेरे ख्याल से शिकार हो जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं और सिस्टम डिसरप्ट होते हैं। एब्सोल्युटली। यानी कि देखिए, आम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो हैक्टिविज्म है या हैक्टिविस्ट्स हैं, ये करते क्या है, इनको पैसा नहीं चाहिए होता है। ये कोई नया इनकम सोर्स नहीं तलाश रहे हैं, ये कोई रैंसमवेयर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ये समाज में विद्वेष, वैमनस्य और अपनी आइडियोलॉजी को थोपने के लिए ये लोग सिस्टम में सेंधमारी करते हैं, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी का मोटिव ये है कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो समझ लीजिए वो सर्किल में कहीं ना कहीं वो ट्रैप में आने की संभावना उसकी रहती है। लेकिन ये तो एक तरफा अटैक करके अगर निकल जाएं और अपने आउटकम को सिर्फ मॉनिटर करते रहें, उसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए ये बड़ा खतरनाक हो जाता है और ये ज़्यादा घातक है किसी देश के सामाजिक सौहार्द का बिगड़ना। अपैरेंटली फिर बाद में उसका असर जो है इकोनॉमी पर भी दिखता है। तो ये ज़्यादा दुर्दांत तरीका है किसी देश के पूरे आत्मा पर अटैक करने के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए। राहुल त्यागी, थोड़ा सा और समझाएं इसको, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस किस तरह से काम करता है, डीडोस अटैक्स क्या होते हैं, और क्या जो सर्टिन है हमारी संस्था उसने कहा है कि हम इस तरह के हमलों के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वो तैयारी पूरी तरह से है? आपको लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह के हमलों का मुकाबला करने के लिए? दीपक, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो एक्टिविस्ट ग्रुप है ये किसके पद चिन्हों पे चल रहा है। तो ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड है एक ग्रुप से जिसका नाम है अनोनिमस ग्रुप। अब जैसे दीपक जी अपने सर ने भी अभी पहले बताया कि ये जो आइडियोलॉजी या एक रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजी होती है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, इनके बेस्ड के ऊपर ही अपने ऑपरेशंस करते हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर मिस्टीरियस ग्रुप की बात करूं, तो जो मेरी रिसर्च टीम ने मुझे अभी बताया है, जो हमारी थ्रेट इंटेल टीम है, कि अकेला इंडिया ही नहीं है जो इनके चपेट में है। मतलब अगर पूरे हम मान के चलेंगे 100% में कितनी कंट्री इन्होंने ट्रैप कर रखी हैं, उसमें से 34% इंडिया है, उसके बाद इजराइल का नंबर आता है। तो सोचिए इजराइल के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तीसरा ऑस्ट्रेलिया का है, नीदरलैंड एंड स्वीडन, सो एंड सो फोर्थ। तो ये पूरी दुनिया में ही अपने ऑपरेशन चलाते हैं। और ये इनका मानना है कि अगर आपने हमारे रिलीजन को ठेस पहुंचाई है किसी देश ने या किसी पॉलिटिकल एंटिटी ने कुछ इनके बारे में बोला है, तो उनको टारगेट ज्यादा करते हैं ये। और अगर मैं बात करूं कि डीडोस के बारे में, अगर आम इंसान को समझना हो डीडोस क्या होता है, आप मानिए कि आपके पास एक 2G कनेक्शन है मोबाइल का और मेरे पास एक 5G कनेक्शन है। अगर मैं 5G कनेक्शन से इतना डेटा आपको भेज दूं इंटरनेट से, इतनी रिक्वेस्ट भेजूं जिसका 2G रिप्लाई ना कर पाए, तो एट द एंड ऑफ द क्या होगा, आपका जो सिस्टम जो 2G मोबाइल इंटरनेट है वो इतना ऑक्यूपाइड हो जाएगा मेरे को रिप्लाई करने में, मेरी 5G की रिक्वेस्ट को रिप्लाई करने में, कि आपके जो बेसिक फीचर है वो मोबाइल पे चलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी सारी बैंडविड्थ कंज्यूम हो चुकी है कहीं पे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो सारी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में काम करना ही बंद कर देंगी। और इसलिए ये डेंजरस अटैक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पैसा चुराने की कोशिश नहीं की जा रही, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका नेटवर्क है उसको ठप करने की कोशिश करी है, जो डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर अटैक करता है। प्लस आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप अगर इमेजिन कीजिए कोई पेमेंट गेटवे या कोई बैंक या कोई ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर आधे घंटे के लिए भी ये लोग बंद कर देते हैं, तो ये मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी हिट कर रही है। और उसके बाद इनके टारगेट पे गवर्नमेंट और मिलिट्री और एजुकेशन भी है। एजुकेशन के अंदर रिसर्च पेपर से लेके और इतनी एंटिटी है भाई, आप चंद्रयान देखिए वो भी एंटिटी है।
सो आप सोचिए इसरो के ऊपर अगर अटैक करने की कोशिश करते हैं और उनका कुछ बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसा तो इनको चाहिए नहीं, ये बस चाहते हैं कि एप्लीकेशन जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं या गवर्नमेंट के ऑपरेशन चल रहे हैं, उनको ठप कर दिया जाए। ठप करने से जितना डाउन टाइम रहेगा उतना ही गवर्नमेंट का नुकसान होगा, उतना ही प्राइवेट एंटिटी का नुकसान होगा, क्योंकि वो कुछ अपने काम कर नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली। हमने कुछ दिनों पहले देखा हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया करके भी एक थ्रेट आया था, और उसको जो हमारा जो गृह मंत्रालय का एक विंग है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको 14C बोलते हैं, उसने बाकायदा हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया के बारे में पहले भी चेतावनी जारी की थी। अप्रैल में ही ये चेतावनी आई थी। 12,000 भारत सरकार की वेबसाइट्स की एक सूची इन लोगों ने जारी की थी। ये इतना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। आशुतोष, देखिए, कानून तो हम इंटरनली जो डेटा प्रोटेक्शन है, जो हमारी निजता के सवाल हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनको हम टैकल कर लेंगे, लेकिन क्या जो हमारी एजेंसीज हैं उनके पास कानूनी रूप से क्या इतने वो इक्विप्ड हैं कि इस तरह के हमलों का वो जवाब तो स्वाभाविक रूप से दे पाएंगे, इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह के बाहरी तत्व जो हैं वो इंटरनल जो एक इकोसिस्टम बनाते हैं अपना, उसके थ्रू ये पूरा नेटवर्क अपना बिछाते हैं। तो क्या हमारे कानून इतने पर्याप्त हैं कि इस तरह के मामलों में हम त्वरित गति से आगे बढ़ पाएं? हमारे पास एक तो इंडियन पेनल कोड है, उसमें कुछ सेक्शंस हैं जैसे 468 वगैरह है कि अगर कोई फॉर्जरी के पर्पस से अगर कोई भी डेटा को मिसयूज करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को भी, तो उसमें भी जो है पनिशमेंट है 7 इयर्स का। उससे भी इम्पोर्टेंट जो हमारा आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसमें एक फाइन से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। अगर हम सेक्शन 66F देखें आईटी एक्ट 2000 का, तो उसके अंदर अगर कोई भी हमारे कंट्री के सोवरेनिटी को या फिर उसके डेमोक्रेसी को या फिर उसके यूनिटी को या उसके पीस को इस तरह से अगर कोई डैमेज करता है, अटैक करता है, तो अगर सेक्शन 66F अगर लगाया जाता है और उसमें वो प्रोसिक्यूट होता है और उसमें वो साबित हो पाता है उसके ऊपर गुनाह और वो कन्विक्ट होता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जो है दिया जा सकता है। वहां तक का इसमें प्रावधान है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास कानून नहीं है। हमारे पास बहुत ही अच्छे कानून पहले के हैं, जो अभी देखिए रिसेंटली अमेंड भी हुआ था आईटी एक्ट, और उसमें बहुत सारे जो है उसको बेटर सेक्शंस और लाए गए, ताकि जो अलग अलग तरीके के जो एक्ट्स हैं, क्राइम्स हैं साइबर रिलेटेड, उसको जो है इसके अंदर लाया जा सके पनिशमेंट के सूची में, और उसको लाया भी गया है। तो ये कहना कि कानून हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रॉपर कानून है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने साइबर सेल जो है इंडिया में बनाया गया है, पुलिस की टीम अलग से इसमें बनाई गई है, जिसको बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज और स्किल उनको प्रोवाइड किया गया है, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है टाइम टू टाइम। और इसके अलावा जो साइबर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल हैकर्स भी आप उनको बोल सकते हैं, जो इसमें पुलिस की पूरी मदद करते हैं, और जो इस तरीके के क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए, और उनको पकड़ने के बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर हो सकता है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि हम काफी इम्प्रूव हुआ है हमारा कंट्री, क्योंकि हम भी एक डिजिटलाइज वे में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे कानून में भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और जो हमारे जो पुलिस या फिर साइबर सेल या आप जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोल लीजिए, उनको भी टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उनको हर तरीके का इक्विपमेंट या फिर टेक्निकल नो हाउ या फिर टेक्नोलॉजी से उनको नोट है। किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, ये ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ढाका में हैकर्स के नए आका बैठे हुए हैं, और ये खुलासा हुआ है। इससे पहले भी इंडोनेशिया के जो हैक्टिविस्ट्स थे उनका भी एक थ्रेट आया था, और अब लगातार ये हैक्टिविज्म की जो चिंता है वो भारत के लिए बढ़ती जा रही है। कैसे निपटना है? राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण साल है, चुनाव का साल है, तो स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातें समाज में वैमनस्य भी पैदा कर सकती हैं अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में पहुंचे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोपोगेंडा वाले या समाज को विद्वेष फैलाने वाले, वैमनस्य फैलाने वाले इस तरह के कुकृत्यों का पर्दाफाश हो। अमित जी, ज़रा बताएं कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। इस तरह के जो थ्रेट्स आते हैं वो कैसे आते हैं,
आप जैसे स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोग, एजेंसीज सरकार को बताते हैं या सरकार के पास थ्रेट्स आते हैं, फिर आपस में आप लोगों का समन्वय कैसे होता है? ये पूरा डिफेंस सिस्टम कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार का जो सिस्टम है अभी काफी फ्लेक्सिबल हुआ है। जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स पहले बहुत अप्रूवल प्रोसेसेस थे और किसी को एंगेज करना बड़ा मुश्किल होता था, अभी चाहे वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कराना हो या किसी भी एजेंसी को कराना हो, वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं, उनको पे भी करते हैं। तो ये एक सिस्टम बड़ा अच्छा बन गया है जो पहले नहीं था, क्योंकि मैं तो पिछले 15-16 सालों से इनके इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो पेमेंट सिस्टम बड़े सिंपल नहीं थे। दूसरा, अब इन्होंने टास्क फोर्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें कि जो भी जहां का एक्सपर्ट है उसको एंगेज किया जाएगा और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो सरकार का जो ट्रस्ट है उस वजह से काफी इंप्रूव हुआ है। जैसे कि हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, ट्रेनिंग यहाँ किसी एक खास सेक्टर को नहीं दी जाती, पर हर जगह की अलग अलग ट्रेनिंग है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन वाली ट्रेनिंग चाहिए है, फिर वहां पर ब्यूरोक्रेट है, उनको अलग ट्रेनिंग चाहिए है, जजेस को लॉ एनफोर्समेंट को कैसे डील करना है और कैसे लॉ जो अपग्रेड हो रहे हैं उनको समझना है, उसकी अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हम हर लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अलग ट्रेनिंग दे रही है। डिफेंसिव सिस्टम अलग तरीके से मजबूत होता है और ऑफेंसिव सिस्टम पे भी कार्रवाई की जाती है। अभी क्या है कि यदि आप कोई अटैक होता है इंडिया के ऊपर, तो उसमें 3 तरह के इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं। पहला, जो पहले रिकवरी करना चाहेगा, डिजास्टर रिकवरी, इसको कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। तो तुरंत एक टीम जाएगी और उसका काम होगा कि उसको मिनिमाइज किया जाए, उसके इम्पैक्ट को हम वापस नॉर्मलाइज कर पाए ऑपरेशन। दूसरी एक टीम होगी, चाहे वो फिर सीबीआई की हो या पुलिस, लोकल पुलिस की टीम हो, उसका काम होगा कि आप देखें कि ये हुआ कैसे, इसका रूट कॉज क्या था, और उसको फिर हम किसी को एट्रीब्यूट कर सकें कि भाई ये चाइना से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, बांग्लादेश से हुआ, ताकि उसको आगे के लिए हम ब्लॉक कर पाएं, एक्शन ले पाएं और किसी और किस्म का ऐसा अटैक ना हो जाए। तो वो अलग होता है। तीसरा होता है कि हमें इस सिस्टम में वल्नरेबिलिटी क्या थी और क्यों ये हो पाया, क्या हम आगे इस चीज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो सर्ट को तुरंत बताया जाता है कि भाई ऐसी एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई थी जिसकी वजह से ये था। तो मल्टीपल लेयर्स पर एक काम चल रहा होता है और उसके बाद सारी ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली मैसेज पहुंच जाता है कि ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई है, आप लोग देख लीजिए कहीं आपके यहाँ सिमिलर कमजोरी तो नहीं है जो आगे एक्सप्लॉइट हो जाए, आप प्लीज फिक्स कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि मिनिमाइज हो जाता है इम्पैक्ट। यहाँ पर जो खास तौर से एक्टिविस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें पता है कि कौन है, कहां से अटैक आ रहे हैं। उसको रोकना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये कहां किसको करेंगे, उनका कोई खास टारगेट नहीं है, ये किसी को भी कर सकते हैं। तो स्प्रेड बहुत है, बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है और जिसमें क्योंकि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल को ही टारगेट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है, इसलिए मल्टीपल लेयर्स पर काम करने की जरूरत होती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी एजेंसीज हैं, यदि मैं अभी नाम लेना भी शुरू करूं तो कम से कम 25 एजेंसीज हैं जो सिर्फ इस तरह के काम के लिए अलग अलग लेयर पे एंगेज्ड हैं। तो और रिसर्च भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम, चाहे वो बीपीआरएनडी हो, चाहे वो नेटग्रिड हो, चाहे वो अपना सीबीआई की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम है, सीडीटीआईज हैं, तो मल्टीपल एजेंसीज हैं जो अलग अलग लेवल पर कैपेसिटी बिल्ड का काम कर रही हैं। और मेरे ख्याल से भारत का इकोसिस्टम अभी बहुत स्ट्रांग है। अटैक होंगे पर हम लोग तैयार भी हैं। एब्सोल्युटली। राहुल, मेरा एक सवाल है इसमें एक लिंक मुझे मिसिंग नजर आ रहा है। अगर इन लोगों का काम समाज को बांटना है या एक खास तरह के नैरेटिव को फैलाना है, तो इसमें जो पार्टिसिपेशन आम लोगों का होना चाहिए था अवेयरनेस के लेवल पर या उनको आगाह करने के लेवल पर, वो मुझे दिखा नहीं। इससे पहले हम लोग देखते थे कि अगर कोई फाइनेंशियल थ्रेट अगर आया है, फटाफट से इस तरह के मैसेजेस जारी कर दिए जाते थे सरकार की तरफ से कि फलाना फलाना जगह से अटैक आ रहा है, रैंसमवेयर वायरस है, आप सावधान रहिए। लेकिन इस तरह के जो नैरेटिव बेस्ड या प्रोपेगेंडा बेस्ड जो थ्रेट्स हैं, उसमें मैंने देखा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा सरकार ने या सरकार की किसी एजेंसी ने आगाह किया हो आम लोगों को कि देखिए आप वैमनस से फैलाएंगे इस तरह के लोग, तो आप जरा सतर्क रहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताजा मामला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला नूह का मैंने देखा कि एक व्यक्ति, एक इंसिडेंस में आपको सिर्फ बता रहा हूं, जिसमें कोई व्यक्ति पाकिस्तान से जो है वो यहां का लोकल बाशिंदा होने का ड्रामा कर रहा था और यहां आपस में लोग लड़ रहे थे। तो ये इतना वल्नरेबल है, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ आम लोगों का पार्टिसिपेशन क्या मिसिंग है?
ये आई थिंक इसको थोड़ा सा मैं दूसरे ढंग से आंसर करना चाहूंगा। अगर हम देखें तो कम्युनल वायलेंस जो होता है वो आपका एक इंडिविजुअल के द्वारा या पार्टिसिपेशन के अंदर होता है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप तो जरूर है ये, बट इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आप कहीं पे नहीं मान सकते कि वो वायलेंस करना चाहते हैं। उनका मैसेज को इंटरप्रेट जो लोग कर रहे हैं वो अपने ढंग से करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। डेफिनेटली एक रिलीजियस बेस्ड इनका एक एज है इसके अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर लोग देखेंगे तो उनका डेफिनेटली एक ओपिनियन बनता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ अच्छा हमारे रिलीजन के लिए कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि सर्ट ने गाइडलाइन जारी नहीं की, इनको भी लेके गाइडलाइन जारी है, बट वो प्रॉब्लम क्या है, वो आम लोगों तक नहीं पहुंचती। क्योंकि अगर आप अटैक देखें, वो किसी इंडिविजुअल को अटैक इफेक्ट नहीं कर रहे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपनी जो गाइडलाइंस होती है वो इंटरनली या एक्सटर्नली मीडिया में थोड़ा सा दिखा देते हैं, बट इंटरनली उनके मेल में जैसे 100 से 150 कंपनियों का सिक्योरिटी देखते हैं, तो उनके हर कंपनी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा होता है जो पूरी सिक्योरिटी को देखता है, उसे बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट इनको कॉन्टेक्ट करती है, ये स्पोक्स पर्सन होते हैं हर एक कंपनी के कि ये क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव है। और हमारे पास जैसे अकीरा रैंसमवेयर अभी आया था, जो जैसे ही सर्ट ने उसको गाइडलाइन जारी किया, वो सीसो ने, हमने भी, और हमने उनको उसका सोल्यूशन दिया कि आपकी कंपनियों को कैसे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव है, बट वो B2B से, बिजनेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, बजाय एक इंडिविजुअल को पब्लिक डोमेन में उसको बताने के। बिल्कुल। अमित, मैं थोड़ा सा आपका भी ओपिनियन इसमें चाहूंगा, कितना जरूरी होगा आम लोगों को भी सेंसिटाइज करना, उनको इन्फॉर्म करना कि देखिए सतर्क रहिए आप भी, सरकार तो निपटेगी, एजेंसियां निपटेंगी, सक्षम है, अपडेटेड भी है हमारे तंत्र, लेकिन आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। नहीं दीपक जी, बहुत अच्छा सुझाव है। मेरे ख्याल से हमें इस चीज को बिल्कुल कम्युनिकेट करना चाहिए कि B2B के लिए तो हम लोगों ने सिस्टम बना रखा है, लेकिन B2C के लिए या कंज्यूमर को सीधे अपग्रेड करने के लिए, अब जैसे फेक न्यूज है या कोई भी मैलिशियस एक्टिविटीज होती है, उसको वेरीफाई करने के लिए कोई क्रेडिबल वन सोर्स ऑफ प्लेस नहीं है जहां पर जाके देख लें। कई सारे मीडिया चैनल्स हैं, कई सारे, उनको भी इंपर्सनेशन किया जा सकता है, लुक अलाइक वेबसाइट बन जाती हैं। तो मेरे ख्याल से क्रेडिबल गवर्नमेंट की तरफ से माउथपीस होना बहुत जरूरी है ऐसी चीजों के लिए, और वो टाइमली रिस्पॉन्ड करे और टाइमली कम्युनिकेट करे, और हम उसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, इसको हम इवेंचुअली मीडिया के थ्रू भी स्प्रेड कर सकते हैं, पर एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी होना बहुत जरूरी है। जो जैसे सर्ट B2B में करती है, जैसा राहुल ने बताया, बिल्कुल कोई भी वायरस आएगा, रैंसमवेयर आएगा, हम स्प्रेड करते हैं, सारे इंडस्ट्रीज में पहुंच जाता है। पर B2C में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ये गैप है, और उस वजह से बिल्कुल। देखिए, ये आपने सही कहा। आशुतोष का मैं फाइनल रिएक्शन। आशुतोष, किसी का पैसा अगर आप निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, वो फिर भी एक कंट्रोल सिचुएशन में मानता हूं कि आप उसको वापस ला सकते हैं या उसको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने किसी देश का अमन चैन चुरा लिया, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए अतिरिक्त आपको सतर्कता बरतनी होगी। जी जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो अवेयरनेस होता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, या इवन किसी भी तरीके की डिजीज भी अगर फैले तो उसको हम अवेयरनेस से ही रोक सकते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। अगर ये अवेयरनेस, जैसे भी आपने ये प्रोग्राम के थ्रू लोगों को भी बताया, तो मुझे लगता है कि इससे काफी फायदा होता है। लोग समझते हैं कि ये जो है एक तरीके का क्राइम है जो फैल रहा है, इससे झूठ फैलाया जा रहा है, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर के हो या फिर कंट्री का सोवेरेंटी के लिए हो, पीस के लिए हो, अमन चैन, इनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो लोग इसको फिर समझते हैं, उससे वो को रिलेट करते हैं कि हाँ, ये हमने सुना था, ये हमने देखा था, इसी से रिलेटेड जो है इस तरीके का शायद प्रोपेगेंडा हो रहा है या ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे अवेयरनेस होगा, वहां पे अपने आप क्राइम का जो एक्सपोजर है वो कम होता ही है। और इसमें गवर्नमेंट को और जो अथॉरिटीज हैं उनको भी बिल्कुल अवेयरनेस और ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना चाहिए टाइम टू टाइम, जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है, और इससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो ऑब्वियसली जो हमारे कानून हैं वो पर्याप्त हैं, उसके हिसाब से उसको हर तरीके से कोशिश करके कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, यानी कि कानून में हमारे पर्याप्त प्रावधान हैं कि हम इस तरह की कार्रवाइयों में, इस तरह की जो कोशिशें होती हैं उनमें त्वरित कार्रवाई कर सकें। हमारी वेबसाइट्स अपडेटेड, कैपेबल भी हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी एक किंचित मात्र भी 1% भी अगर जहर हमारी जनता तक पहुंच रहा है और कोई मिस इन्फॉर्म्ड हो रहा है या डिसइन्फॉर्म्ड हो रहा है,
तो वहां तक भी मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभावों का वक्त निकालने के लिए। अमित दुबे बहुत बहुत शुक्रिया सर। राहुल त्यागी थैंक यू सो मच। आशुतोष श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।